सल की। लेकिन पहले हमारे पास जो मक्का थी विद्यार्थियों, वो कौन सी मक्का थी? हमारे पास देसी मक्का थी, है ना। लेकिन देसी मक्का का टेस्ट और जो हाइब्रिड मक्का के टेस्ट में विद्यार्थियों अंतर बहुत है। उत्पादन में तीन गुने का अंतर है, लगभग 4 गुने का हमारे हिसाब से है। उत्पादन में 4 गुने का अंतर है, क्योंकि देसी जो मक्का थी उसका उत्पादन 10 से 12 कुंटल प्रति हेक्टेयर था, और अब जो हाइब्रिड मैच आ गई है उसका लगभग 50 कुंटल 45 कुंटल प्रति हेक्टेयर है। लेकिन टेस्ट जो था वो हमारा चला गया। जो देसी मक्का का था उसका टेस्ट बहुत बेहतरीन था, अगर आप उसका भुट्टा भून के खाते तो उसका टेस्ट अलग था, और जो हाइब्रिड है इस समय भुट्टा खाने लायक नहीं है इसका। और उसमें जो है चिड़ियों की भी बहुत समस्या थी। जो देसी मैच थी उसमें इतनी ज़्यादा चिड़िया लगती थी, क्योंकि उसका टेस्ट ही बहुत ज़्यादा, बहुत स्वीट होती है देसी मैच, बहुत स्वीट होती है, बहुत मीठी होती है ना। और हाइब्रिड इतना मीठी नहीं है, तो उसमें चिड़ियाँ भी कम लगती हैं, है ना। उत्पादन बढ़ गया, लेकिन क्वालिटी जो थी वो डिटेरियोरेट हो गई, है ना। मनुष्य के खाने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है हाइब्रिड मैच, है ना। अगर मनुष्य को खुद खाना है तो देसी मैच का जो जर्मप्लाज्म अगर किसी के पास रखा है तो उसका थोड़ा बहुत गो के खाए बीच में। अब देखिए, हाइब्रिड मैच की खोज की थी ईएफ ईस्ट ने और जीएस सल है ना। तो सल एक साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, 1914 में इन्होंने जो है इसकी खोज की थी, ईएम ईस्ट और जीएस सल ने, ठीक। अब इसमें आता है कि डबल क्रॉस मक्का में डबल क्रॉस की जो खोज की थी वो डीएफ जॉन्स ने की थी। ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि मक्का में डबल क्रॉस की खोज किसने की थी। तो डबल क्रॉस जो होता है उसकी खोज की थी डीएफ जॉन्स ने। और एक बात बता दें आपको कि मक्का जो होती है उसको कितनी हाइट तक हम बो सकते हैं। तो समुद्र तल से अगर एमएसएल लेवल देखें, मीन सी लेवल, समुद्र तल से मीन सी लेवल की अगर हम बात करें तो समुद्र तल से अगर हम देखें, भारत में चेन्नई के पास से समुद्र तल की ऊंचाई मापी जाती है। तो समुद्र तल से अगर हम देखें कि कितनी ऊंचाई तक मक्का को कर सकते हैं, तो समुद्र तल से 3000 मीटर तक, यानी कि 3 किलोमीटर ऊंचाई तक हम जो है मक्का को बो सकते हैं। कितने ऊंचाई तक? 3 किलोमीटर ऊंचाई तक, यानी कि पहाड़ों पर ही। ये इसलिए लिखा, देखिए हर चीज इसलिए लिखी जाती है कि हम बता सकें, यहीं पर बैठे बैठे ही बता सकें कि क्या अगर हमसे कोई उत्तराखंड का व्यक्ति फोन करके पूछे कि क्या हम पहाड़ी क्षेत्र में हैं, हम जो है किसी पर्वत श्रेणी पर रहते हैं, या किसी पर्वत श्रेणी पर हमारा गांव है, हिमालय पर्वत श्रेणी पर है, क्या हम वहां पर मक्का कर सकते हैं, तो यहीं से हम बता सकते हैं कि आपकी पर्वत श्रेणी की हाइट क्या है। तो हाइट अगर 3000 मीटर तक है तो भी हम वहां पर मक्का उगवा सकते हैं, मक्का की खेती हो सकती है। अगर 3000 मीटर से ऊपर होगी तब इसके ऊपर जो है प्रभाव गलत पड़ने लगेंगे, वहां पर मक्का की खेती जो है नहीं हो पाएगी। और अपने यहाँ तो होती है, मैदानी क्षेत्रों में कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखते हैं। तो इस प्रकार से देखिए आप, अभी हम जो है कल्टीवेशन पर नहीं आए, अब कल्टीवेशन पर आते हैं मक्का की। तो कल्टीवेशन में देखिएगा आप, इसमें लिखा हुआ है कि हमने मृदा की बात की, यहाँ पर लिखा हुआ है मृदा, है ना। तो मृदा अगर हम मक्का के लिए देखें तो हमने आपको पता पहले ही बता दी है कि अच्छे जल निकास वाली, उचित जल निकास वाली दोमट मृदा अच्छी रहती है। जल निकास देखिए, मक्का को दोनों चीजें घटा देती है। यदि अधिक जल भर गया तो भी मक्का को नुकसान, यदि कम जल रहा तो भी मक्का को नुकसान। ये बिल्टिंग भी बहुत जल्दी प्रदर्शित करती है, म्यालेता भी बहुत जल्दी प्रदर्शित करती है, और साथ साथ में अगर पानी रुक भी गया इसमें तो भी बहुत जल्दी ये बता देती है कि पानी रुका हुआ है, तुरंत आप निकालिए इसे, है ना। पानी, क्योंकि इसकी जड़ों को ऑक्सीजन भी चाहिए, है ना। और अगर पानी ना भी मिला तो भी ये तुरंत बिल्टिंग शो करने लगती है। तो यानी कि इसकी मृदा के लिए जो है हमें जल निकास उचित चाहिए। तो जल निकास उचित दोमट मृदा में होगा, चिकनी में तो आपको जल निकास सही मिलेगा नहीं, मटियार या चिकनी में। तो इसीलिए खेती अगर करना चाहें तो कर सकते हैं मटियार या चिकनी में, लेकिन अगर पानी भर गया तो हमारा पूरा का पूरा मक्का जो है नीचे से सड़ने लगेगा, तो हमारी जो है कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए जो है हम ज्यादातर उचित जल निकास वाली दोमट मृदाओं में ही इसकी खेती करें तो ज्यादा उत्तम होती है, ठीक है। अब अगर हम बात करें मक्का में विद्यार्थियों और एक चीज की कि पीएच मान कितना होना चाहिए मक्का के लिए, तो अगर हम पीएच मान की बात करें तो पीएच मान जो है मक्का में वो 5.5 से 7.5 पीएच मान की रेंज तक में हम मक्का की खेती कर सकते हैं। यानी कि एक वाइड रेंज होती है इसके लिए, 5.5 से 7.5 पीएच मान तक भी हम मक्का की खेती को विद्यार्थियों उचित ढंग से कर सकते हैं। अब इसके बाद पॉइंट लिखा है कि भारी और चिकनी भूमियों में इसकी खेती नहीं की जाती। हमने आपको पहले ही बता दिया कि भारी और चिकनी भूमियों में इसकी खेती जो है प्रतिबंधित है। प्रतिबंधित तो अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन वही है कि आपको नुकसान झेलना पड़ जाएगा अगर बारिश हो गई, ज्यादा पानी ना निकाल पाए, है ना। तो इसलिए जो है इसमें जो है ज्यादा उचित वही होगा कि बलुअर या बलुई दोमट या दोमट इस प्रकार की मिट्टी हो। अब उर्वरक की अगर बात करें हम मक्का में तो संकर और संकुल, कंपोजिट वेरायटी होती है संकुल, है ना। संकुल को कहते हैं कंपोजिट वेरायटी, और संकर हाइब्रिड है। इन दोनों के लिए कितना जो है उर्वरक की आवश्यकता होगी, तो अगर हम देखें संकर के लिए 120-60 किलोग्राम या 120-60-40, है ना, ये केजी प्रति हेक्टेयर में मात्रा है इनकी, ठीक है, केजी प्रति हेक्टेयर। अगर हम मक्का की बात करें संकर की, तो संकर में जो है 120-60-40 या 120-60-60 भी कहीं कहीं लिखा हो सकता है, कोई कंफ्यूज होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं। 120-60-60 हो सकता है, 120-60-40 हो सकता है। अगर वहीं कंपोजिट की बात करें, संकुल मक्का की बात करें, तो 80-30 और 30, है ना, कितना होगा 80-30-30, इस तरीके से चलेगा आपको। तो ये फर्टिलाइजर, अब इसमें 80-30-30 ये है क्या, ये आपको याद रखना है, पहले से ही हमने बता रखा है कि एनपीके की मात्रा दी जाती है इस तरीके से, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। थोड़ा आप शॉर्ट में एग्रीकल्चर समझने का प्रयास कीजिए कि अगर इस तरीके से फर्टिलाइजर लिखे हुए हैं 120-60-40 या 80-30-30, तो इसका मतलब है कि आप जो है एनपीके का रेशियो समझ जाइए।
और केजी प्रति हेक्टेयर, ये सब मात्रा केजी प्रति हेक्टेयर में। अगर यहीं पर जो है वेजिटेबल्स की बात हो रही होती, सब्जी वाली फसलों की बात होती विद्यार्थियों, तो हम वहां पर क्या कर देते, तो हम वहां पर जो है प्रति एकड़ भी कर सकते हैं, क्योंकि वेजिटेबल्स जो है वो ज्यादा क्षेत्रफल इसलिए नहीं उगाई जाती हैं, उनका क्षेत्रफल थोड़ा कम रहता है, और इनका क्षेत्रफल जो खाद्यान्न या दलहनी या तिलहनी इस तरीके की फसलें हैं, इनका क्षेत्रफल जो है हेक्टेयर में ही हम कोई चीज का उसमें एवेल्यूएशन करते हैं, और उसमें हम जो एवेल्यूएशन करते हैं वो एकड़ में करते हैं, क्योंकि उनका जो है खेती कम लैंड पर की जाती है। ठीक है, बात समझ गए। चलिए आगे विद्यार्थियों देखिए मक्का की प्रमुख प्रजातियों के विषय में बात हो रही है ना, मेन वैरायटीज कौन कौन सी मक्का की, तो आइए देखते हैं वैरायटियों। तो देखिए शंकर प्रजातियां, हाइब्रिड्स। अभी हमने आपको बताया है कि हाइब्रिड्स की खोज किसने की थी, तो हाइब्रिड ईएम ईस्ट और जीएच सल ने की थी। अब हाइब्रिड मैच में अगर हम देखें तो देखिए यहाँ पर लिखा है गंगा सफेद 2 डीएम, डीएम का मतलब होता है डाउनी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू प्रतिरोधी किस्म, डीएम का मतलब है डाउनी मिल्ड्यू प्रतिरोधी है। ठीक है, अब इसका जो कारक है डाउनी मिल्ड्यू का वो पर्नोस्पोरेल्स है, पर्नोस्पोरेला है ना, पर्नोस्पोरेल्स होता है, पर्नोस्पोरा और स्वर्घई, इसका जो काजल आर्गन से फंगस है डाउनी मिल्ड्यू का, वो पर्नोस्पोरेल्स लिख दीजिए आप, या पर्नोस्पोरेला लिख दीजिए, या पर्नोस्पोरेल सेकेटा भी आता है, फंगस अलग अलग जीनस के हैं, और बाद में इसकी वैरायटी जो है स्वर्घई लग जाती है, तो ये डाउनी मिल्ड्यू है। और ये बहुत इफेक्टिव रोग है, मक्का में ज्यादातर यही लगता है, तो ज्यादातर प्रजातियां हाइब्रिड की ऐसी बनाई गई हैं जो डाउनी मिल्ड्यू के प्रति प्रतिरोधी हो, रेसिस्टेंट हो। और डाउनी मिल्ड्यू देखिए 2-3 रोग इसके प्रमुख हैं, एक तो डाउनी मिल्ड्यू है, एक चारकोल लाट है, और एक जो है व्हाइट वट, सफेद कलिका, तो आपको पता ही होगा जिनकी कमी से होता है। चारकोल लाट जो होता है मैक्रोफोमिना फैसोलियाना नामक जो है कवक के कारण होता है, मैक्रोफोमिना है ना, उसका नाम होता है मैक्रोफोमिना जीनस का है, और मैक्रोफोमिना फैसियोलाइना नामक कवक के कारण होता है, मेलाम्पसूरा होता है। ठीक है, चलिए मैक्रोफोमिना तो वो चारकोल लाट होता है। तो गंगा सफेद 2, गंगा सफेद 3, गंगा सफेद 4, गंगा सफेद 7, गंगा सफेद 5, ये सारी की सारी जो है डीएम, डीएम का मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वाला डीएम ना समझ लेना, जिलाधिकारी नहीं, ये डीएम विद्यार्थियों डाउनी मिल्ड्यू है ना, डाउनी मिल्ड्यू है, और ब्राउन स्ट्रिप प्रतिरोधी है। कैसा है ब्राउन स्ट्रिप, यानी कि भूरी स्ट्रिप, भूरी रंग की इसमें धारियां पड़ जाती हैं जो लाइन है, उनके प्रति जो है रेसिस्टेंट वैरायटी है। ये कौन कौन सी, गंगा 5 है और गंगा 2 है, गंगा सफेद नाम इसका है, गंगा सफेद 5, गंगा सफेद 2 है ना, ये ब्राउन स्ट्रिप के प्रति प्रतिरोधी है। बीएल 54 है, हाई स्टार्च है, डीकेन 101 है। ठीक है, हाई स्टार्च का मतलब स्टार्च की मात्रा अधिक है, डीकेन 101 है, आशा, संगम और नवज्योति, ये प्रजातियां बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं, ये सारी की सारी आप रट लीजिए बिल्कुल। संगम, आशा कैडेट में पिछली बार हमें लग रहा पूछी गई थी, नवज्योति, बीएल 54, देखिए इसमें और बरसीन में कंफ्यूज रहते हैं विद्यार्थी। यूबी वाली अगर बी है, वीएल 54 लिखा है तो मक्का की प्रजाति है, अगर एबी वाली बी लिखा है बीएल 10 तो वो बरसीन की प्रजाति है। ये देखिए प्रजातियों में थोड़ा आपको बार बार जितना आप रिपीट करेंगे, रिपीट, यानी कि नंबर ऑफ रेप्लिकेशन जितने अधिक होंगे एरर उतनी ही कम होती है, ये स्टैटिस्टिक्स बताती है ना। सांख्यिकी विद्यार्थियों बताती है, आप बीएससी में जब पढ़ेंगे कि मोर नंबर ऑफ रेप्लिकेशन, जितने आप रेप्लिकेशन बढ़ाएंगे, जितने रेप्लिकेशन बढ़ाएंगे उतनी ही त्रुटि जो होती है, एरर होती है, वो कम होती चली जाती है। तो मोर नंबर ऑफ रेप्लिकेशन करेंगे, जितने आप परीक्षण करेंगे, रेप्लिकेशन जितने ज्यादा देंगे, त्रुटियों की संभावना जो है उतनी ही कम होती चली जाती है। तो इसलिए आप जितना रिवाइज करेंगे उतनी ही आपकी गलतियां जो है वो कम होती चली जाएंगी, ये सिद्धांत। ठीक है, इसको कोई काट नहीं सकता। तो बीएल 54 वैरायटी जो है वो मक्का की है, अगर एबी वाली बीएल 10 लिखी हो तो वो बरसीन की वैरायटी है। यहाँ पर देखिए बीएल 54 है, संगम है, आशा है, नवज्योति है, ये सब वैरायटियां हैं मक्का की। ठीक है, डीकेन 101 है, हाई स्टार्च है ना। अब ये तो हो गई आपकी संकर, और संकुल में देखिए, संकुल में भी एक प्रजाति बहुत ज्यादा पूछी जाती है, अंबर, अंबर इसका नाम है। ठीक है, इसका नाम थोड़ा चेंज कर लीजिएगा, अंबर है, अंबर, अंबर, विजय, किसान, सोना, विक्रम, जवाहर, श्वेता, नवीन, तरुण, कंचन और ओपेक 2, ये सारी की सारी प्रजातियां जो हैं ये संकुल प्रजातियां हैं मक्का की। कैसी प्रजातियां हैं, संकुल प्रजातियां हैं, जिसमें अंबर है, विजय है, किसान है, सोना है, विक्रम है, जवाहर है, श्वेता है, नवीन है, तरुण है, कंचन है, ओपेक 2 है। ये इतनी सारी प्रजातियां हैं, आप समझिए संकुल मक्का की ज्यादा है, संकर की कम है। तो हाई स्टार्च है, बीएल 54 है, डीकेन 101, ये आपकी जो है संकर। देखिए मक्का में प्रजातियों का खेल रहता है ज्यादातर, है ना, और इसे आपको याद ही करना पड़ेगा। इसमें 3 तो आपको बिल्कुल नहीं भूलनी है, 3 या 5 वैरायटियां आपको हम यहीं पर याद करा देते हैं। तो बीएल 54 है, डीकेन 101 है, संगम है, आशा है, नवज्योति है, अंबर है, विजय है, किसान है, सोना है, नवीन है, कंचन है ना, ये सब प्रजातियां क्या है, तरुण है, ये सब मक्का की प्रजातियां हैं। आपको ऐसे 8-10 बार अगर आप इसको रिपीट करेंगे तो आपके दिमाग में बार बार चलने से याद हो जाएंगे, है ना। तो ये इतनी प्रजातियां हैं। चलिए देखिए, श्वेता भी है, नवीन भी है, तरुण भी है, कंचन भी है, ओपेक 2 है, ओपेक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अब हम अगली बात करते हैं। अगली अभी प्रजातियां ही और बहुत टाइप की वैरायटी है विद्यार्थियों मक्का में। तो टाइप्स जो है वैरायटियों की, अधिक प्रोटीन वाली, अब देखिए जिसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक है ना, तो अधिक प्रोटीन वाली देखिए, प्रोटीना, शक्ति और रचना, ये बिल्कुल आपको याद कर लेनी है कि अधिक प्रोटीन वाली मक्का की प्रजातियां कौन कौन सी हैं। तो शक्ति, प्रोटीना और रचना। अब कम समय में पकने वाली, तरुण, नवीन, श्वेता और कंचन। वैसे तो मक्का जो है 100 दिन के करीबन जाती है, 100 से 110, 115 दिन की फसल है। ठीक है, अगर संकर की हम बात करते हैं या संकुल की बात करते हैं। लेकिन अगर तरुण की बात करें, नवीन, कंचन और श्वेता,
तरुण, नवीन, कंचन और श्वेता, तो ये लगभग 90 दिन के करीबन आपकी पककर तैयार हो जाती है। तो बहुत कम समय में तैयार होने वाली प्रजातियों की अगर हम बात करें तो तरुण है, कंचन है, श्वेता है ना, ये प्रजातियां क्या है, नवीन है, ये अर्ली बहुत जल्दी आपकी पककर तैयार हो जाएंगी। ठीक है, अगली बात अगर हम करते हैं रवि ऋतु की, तो रवि ऋतु की हमने आपको बताया था लक्ष्मी और उत्तम। अगर यहाँ पर आप समझना चाहें तो ये बिहार में होती है। कहाँ पर होती है? बिहार में। बिहार में इन प्रजातियों को विद्यार्थियों ज्यादा उगाया जाता है, लक्ष्मी और उत्तम को, है ना। ये आप याद रखिएगा कि रवि ऋतु में। अब रवि ऋतु में अपने यहाँ तो खैर मक्का नहीं होती है, लेकिन अपने यहाँ जायद में हो जाती है, रवि में भी हो जाती है। ऐसा नहीं कि उत्तर प्रदेश में होती नहीं है रवि में, रवि में उत्तर प्रदेश में भी मक्का हो जाती है, लेकिन बिहार में जो है रवि ऋतु की मक्का का क्षेत्रफल अधिक है। अगर आपका प्रश्न पूछ दिया जाए या आए कहीं पर भी कि रवि ऋतु की मक्का जो है कहाँ पर अधिक होती है, तो रवि ऋतु की मक्का जो होती है बिहार राज्य में सबसे अधिक होती है। ये बिल्कुल आप जो है क्लियर कर लीजिए कि रवि ऋतु की मक्का कहाँ अधिक होती है, तो रवि ऋतु की मक्का जो है बिहार स्टेट में सबसे अधिक होती है। ठीक है, और अगर हम इसकी बात करें वैरायटियों की, तो लक्ष्मी और उत्तम है। अब इसमें मक्का की चारे वाली प्रजातियां, देखिए चारे का मतलब है जो चारा के लिए हम उगाते हैं, इसकी देखिए बीज दर भी अधिक होती है। अगर हम साधारण मक्का की बात करें, हाइब्रिड मक्का की बात करें, तो 20 से 25 केजी प्रति हेक्टेयर। अगर हम वहीं संकुल की बात करें तो 18 से 20 केजी प्रति हेक्टेयर या 16 से 20 केजी कहीं लिखा मिल सकता है आपको। अगर हम चारे वाले की बात करते हैं तो 40 से 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज दर पड़ती है। यानी कि चारे वाली मक्का जो होती है उसकी बुआई बहुत सघन की जाती है विद्यार्थियों। चारे वाली मक्का की इंटेंस क्रॉपिंग की जाती है, सघन बुवाई की जाती है, क्योंकि हमें मक्का का पौधा तो बड़ा लेना नहीं चारे के लिए, पतला जितना पौधा हो उतना ही पौधा जो है हमारा अच्छा होगा चारे वाली मक्का के लिए। ठीक है, तो इसमें आपकी प्रजातियां हैं जौनपुरी है, अफ्रीकन टाल है और मेरठी। ठीक है, कौन कौन सी प्रजातियां हैं आपकी? जौनपुरी है, अफ्रीकन टाल है और मेरठी है। ये आपकी प्रजातियां हैं, ये सब चारे वाली प्रजातियां हैं, जौनपुरी, अफ्रीकन टाल और मेरठी। चलिए आगे, तो ये आपको बिल्कुल ही याद रखनी है सारी की सारी प्रजातियां। अब विद्यार्थियों देखिए हमारे पास आया, हमने आपको पहले से भी बता रखा था बीज दर और स्पेसिंग के विषय में। हमने बताया था कि संकर मक्का जो होती है उसकी बीज दर आपको 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखनी पड़ती है। और अगर हम संकुल की बात करें या देसी की बात करें, इसी में अगर देसी और हम जोड़ दें तो कोई नुकसानदायक बात नहीं है। इसी में अगर हम देसी लिख दें, देसी मक्का, तो देसी या संकुल की एक ही रहती है। अगर देसी और लगा देंगे तो 16 से 20 केजी, यानी कि थोड़ा और कम कर सकते हैं देसी में 16 से 20 केजी, संकुल में 18 से 20 केजी। कोई कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं, देसी में थोड़ा 2 किलो 20 और कम कर देंगे, है ना। संकुल में 18 से 20, देसी में 16 से 20 किलोग्राम। अगर हम संकर जो मक्का की बात करते हैं, हाइब्रिड की बात करते हैं, तो विद्यार्थियों 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। और अगर हम इसकी जो है चारे वाले की बात करते हैं तो हमने बता दिया था कि बहुत डेंस बोई जाती है, इंटेंस बोई जाती है, सघन बोई जाती है चारे वाली मक्का। और उसकी अगर हम बात करें तो 40 से 45 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसकी जो है हम बुवाई करेंगे। अगर हम यहाँ पे स्पेसिंग की मक्का बात करें तो ये देखिए ऐसे लिखा हुआ है, पौध से पौध की दूरी आपकी 20 से 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए और 60 सेंटीमीटर जो है आपकी रो टू रो डिस्टेंस होनी चाहिए। यानी कि अगर हम देखें तो मक्का में अगर ये इस तरीके से हमारा फील्ड है और इस फील्ड में अगर ये रो है तो इन रो में क्या है, ये रो टू रो डिस्टेंस जो मक्का की होनी चाहिए ये होनी चाहिए आपकी 60 सेंटीमीटर। और अगर प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस, यानी कि एक प्लांट यहाँ पर हमारा है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, इस तरीके से, तो प्लांट और प्लांट के बीच की डिस्टेंस जो है वो 20 से 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो इस तरीके से अगर हम पौधा एक हेक्टेयर में विद्यार्थियों लगाते हैं तो 6 दूनी 12, 120 हो गया, है ना। 120 और अगर 10,000 में जो है 120 से भाग करते हैं 10,000 मीटर स्क्वायर में, तो हमारे पौधों की संख्या जो है लगभग निकल के आएगी विद्यार्थियों, वो आएगी लगभग 60 से 65,000 पौधे प्रति हेक्टेयर मक्का में लगाए। ये भी प्रश्न सीधा पूछ दिया जाता है कि मक्का में प्रति हेक्टेयर पौधे कितने लगे होते हैं, तो विद्यार्थियों 60 से 65,000 पौधे प्रति हेक्टेयर मक्का में लगाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट, अगला है विद्यार्थियों मक्का के एक हेक्टेयर में। देखिए हमने आपको बता दिया था पहले से ही, क्योंकि 20 से 25, अगर हम यहीं पर बात आ जाती है हमारी, अगर कि अगर संकर मक्का की जगह पर अगर हमारी आ जाती कि हम अगर संकुल या देसी मक्का बोएंगे तो कितनी स्पेसिंग रखेंगे, तो संकुल या देसी के लिए स्पेसिंग हम घटा देंगे, 35 × 25 सेंटीमीटर कर देंगे, है ना। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप समझ लीजिए। ये देसी की स्पेसिंग अगर हम करें, देसी या संकुल की स्पेसिंग करें, देसी या संकुल की स्पेसिंग करें तो 45 × 25 सेंटीमीटर हम तुरंत लिख देंगे, फटाफट, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब बुवाई का समय जून का प्रथम पखवाड़ा, ये जो है खरीफ ऋतु है ना। खरीफ में अगर मक्का बोएंगे तो जुलाई का फर्स्ट फोर्टनाइट ऑफ जुलाई, है ना। पखवाड़े को इंग्लिश में कहते हैं फोर्टनाइट, है ना। पखवाड़े का मतलब होता है फोर्टनाइट, फोर्टनाइट का मतलब होता है आधी रात। आधी रात का मतलब कि एक वो पक्ष चला जाए, 15 दिन का समय जो होता है उसी को पखवाड़ा कहते हैं, उसी को फोर्टनाइट कहते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट फोर्टनाइट ऑफ जून, यानी कि जून का प्रथम पखवाड़ा जो होता है वो बुवाई का उत्तम समय होता है। और इसके बाद जो है वो मक्का हमारी जो है बो दी जाती है। चलिए अब देखिए मक्का के लिए 45 से 55 सेंटीमीटर पानी की आवश्यकता होती है। अब अगर इसको हम देखें तो 450 से 550 मिलीमीटर, कितना हो गया पानी आपका, 450 से 550 मिलीमीटर पानी की आवश्यकता होती है टोटल। देखिए पानी बहुत ज्यादा नहीं, लोगों के दिमाग में ये एक गलत कंसेप्ट रहता है कि मक्का को बहुत ज्यादा पानी की आवश्यकता है। ऐसा नहीं, पानी तो चाहिए मक्का को, लेकिन 45 से 55 सेंटीमीटर ही चाहिए, या 450 से लेकर के 550 मिलीमीटर तक। लेकिन अब टेसलिंग के बाद, टेसल्स जब निकलते हैं तो टेसल्स के बाद जो टोटल पानी है उसका इसको 20 से 30% चाहिए। और एक चीज ये होती है कि टेसल्स के 30 या 35 दिन बाद मक्का आपकी पक तैयार हो जाती है। जैसे आज आपका टेसल निकला, आज से आप समझ लीजिए कि 1 महीना मक्का हमारी और चलेगी, इसके बाद जो है मक्का समाप्त हो जाएगी, यानी पक जाएगी। ठीक है, तो ये बात होती है विद्यार्थियों टेसलिंग। ठीक है,
फिर एक बार बता देते हैं आपको कि मक्का को टोटली 450 से 550 मिलीमीटर या 45 से 55 सेंटीमीटर पानी की आवश्यकता होती है आफ्टर टेस्लिंग। टेस्लिंग के बाद जो है मक्का को टोटली 20 से 30 सेंटीमीटर पानी की आवश्यकता होती है। और अगर हम बात करें कि टेस्लिंग के लगभग 30 या 35 दिन बाद या 1 महीने के बाद हमारी मक्का जो है वो पककर तैयार हो जाती है। इतना आपको याद रखना, ठीक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब टेस्लिंग जब होगी तो उसके बाद सिल्किंग भी होगी, सिल्किंग के बाद जो है क्रॉप फॉर्मेशन होगा, यानी कि भुट्टा बनेगा, और भुट्टा बनेगा तो उसमें बीज भी बनेगा, बीज बनेगा तो दाना पड़ेगा, है ना, तो उसके बाद मक्का जो है पककर तैयार हो जाएगी। चलिए अगला देखते हैं नेक्स्ट। अब देखिए खरपतवार नियंत्रण की बात अगर हम मक्का में करें तो खरपतवार नियंत्रण के लिए विद्यार्थियों हमारे पास क्या क्या मक्का में है। अब देखिए खरपतवार नियंत्रण में हमारी 2 चीजें प्रमुख रूप से एट्राजीन या समेजीन रहता है और लासो लेता है। अब एट्राजीन या टैफीन भी इसे कहते हैं सेमेजीन को। सेमेजीन या एट्राजीन में से कोई दवा हमें मिल जाए, हम लगभग 1 से 1.25 किलो या 1.5 किलोग्राम का डोज उसमें जो है 800 से 900 लीटर पानी में घोलकर बुवाई के तुरंत 2 से 3 दिन बाद इसमें स्प्रे मार देंगे। कौन सा? एट्राजीन या सेमेजीन। अब एट्राजीन या सेमेजीन तब न डालिएगा जब हमारा जो है खरपतवार निकल के बाहर आ जाए। अगर खरपतवार निकल आ जाए बाहर तो फिर हमारे पास दूसरा रामबाण है, उसका नाम है लासो, है ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लासो को लेके आएंगे और लासो को जो है 30 से 35 दिन बाद ही मक्का में डालना चाहिए। और लासो जो है 30 से 35 दिन बाद डाल देंगे। डोज 5 किलोग्राम रहेगा, यानी कि डोज जो है लासो का प्रति हेक्टेयर बढ़ जाएगा। एट्राजीन और सेमेजीन का 1 से 1.5 किलोग्राम या 1 से 1.25 किलोग्राम आपका डोज रहेगा। 800 से 900 लीटर पानी में मिला के आप जो है डाल दीजिए। तो पहली बात, इससे भी अच्छी प्रोसेस हमारे पास ये है कि एक बार मक्का की अगर खेती कर रहे हैं शिद्दत के साथ तो एक बार खुरपी जरूर डला दें, है ना। इसके ऊपर निर्भर न रहे, ये बहुत ज़्यादा कोई अच्छी चीज़ नहीं है ना, जो इसमें लिखी हुई है, ठीक है। तो ये तो एक लास्ट ऑप्शन होता है ना। टेक्नोलॉजी में और आदमी थोड़ा इस समय जो है आलसी प्रवृत्ति का हो गया है, वो हमेशा जो है लास्ट ऑप्शन पे ही काम करता है। पूरी साल काम नहीं करेगा बैंकों में, और जब मार्च का महीना आता है तभी काम करता है। तो ये लास्ट वाला ऑप्शन जो है ना, उसी में समस्या क्रिएट होती है। अगर पूरी साल उसी तरीके से चलता रहे तो फिर क्या दिक्कत होगी? कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जैसे खुरपी एक बार डलवा दे, एक बार लासो डलवा दे, तो एट्राजीन या सेमेजीन ये इतना हर्बिसाइड जो पड़ रहा है ये फालतू में नहीं डालना पड़ेगा, ठीक है। और एक बात इसमें है कि पृथक्करण दूरी हमने आपको सेल्फ पॉलिनेटेड बता ही दिया था। क्रॉस पॉलिनेटेड मक्का है, ठीक है, C4 पौधा है, क्रॉस पॉलिनेटेड है, उसकी पृथक्करण दूरी होती है, आइसोलेशन डिस्टेंस 200 मीटर रखते हैं, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट आपके जो खरपतवार नियंत्रण के थे, दोनों के दोनों आपके क्लियर हो गए। टैफाजीन जो होती है, सेमेजीन या एट्राजीन को जो है उसको तुरंत 2 से 3 दिन बाद डाल देते हैं। और इसके बाद अगर हम बात करें लासो की, तो 5 लीटर प्रति 1000 लीटर पानी में घोलकर 30 से 45 दिन बाद छिड़काव कर देते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अब देखिए ये क्लासिफिकेशन हमने आपका बता दिया है कि किस प्रकार से क्लासिफिकेशन है मक्का का। कभी कभी पूछ दिया जाता है कि डेंट कार्न क्या है, फ्लेंट कार्न क्या है, पाक कार्न क्या है, स्वीट कार्न क्या है, पार्ड कार्न क्या है, कार कार्न क्या है, या देसी मक्का की उपज, ये सारी चीजें हमने आपकी इसमें जो है मेंशन की। अब देखिए इसमें डेंट कार्न होता है दांत की तरह। डेंट का मतलब दांत, है ना, दांत की तरह जो मक्का होती है, जियामेज इंडेंटाटा। ये देखिए सब स्पीसीज है, ये जीनस है, ये स्पीसीज है, ये सब स्पीसीज, ये सारी की सारी जो है सब स्पीसीज है। ये सब स्पीसीज है जो भी है, जियामेज इंडेंटाटा, जियामेज इंडुराटा, जियामेज एवर्टा, पॉपकॉर्न। इंडेंटाटा जो होती है डेंट कार्न, इंडुराटा जो होती है फ्लेंट कार्न, एवर्टा जो होती है पॉपकॉर्न, सकराटा जो होती है स्वीट कार्न, है ना, सकराटा। पार्ड कार्न जो होती है पार्ड कार्न जूनिकाटा होती है। फ्लावर कार्न एमेलेसिया होती है, एमेलेसिया, ठीक है। फ्लावर कार्न को जो एमेलेसिया कहते हैं, जियामेज एमेलेसिया। तो फिर एक बार हमारे साथ याद करेंगे, जो डेंट कार्न है वो इंडेंटाटा है, फ्लेंट कार्न है, इंडुराटा है ना, और जो पार्ड कार्न है एवर्टा है ना, स्वीट कार्न है, सकराटा है, पार्ड कार्न है, जूनिकाटा है, और फ्लावर कार्न है, एमाइलेशिया है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आप 2-4 बार अगर इनको रिवाइज करेंगे, बार बार मनन करेंगे, तो आपको याद हो जाएंगी, क्योंकि इनमें से कभी कभी पूछ सकता है, हो सकता है। अब ये देखिए पाक कार्न है, तो कहीं पर लिख के ऐसे भी आता कि खील वाली मक्का है, निम्नलिखित में से खील वाली मक्का। अब समझ लीजिए खील उसने लिख दिया तो तुम कंफ्यूज नहीं होना। खील का मतलब होता है कि पाक कार्न। खील कैसे होता है? खील का मतलब फट जाना, खील हो जाना, लोग कहते हैं खील हो गया। तो खील का मतलब होता है कि देखिए पाप कार्न जो होता है बाजरे के दाने की तरह मक्का होती है, गोल लगभग दाना होता है छोटा सा, और जब इसको गर्म किया जाता है तो ये फट जाता है, खील बन जाती है उसकी, तो वही होता है पाप कार्न, ठीक है। बाजार में इसको 10 रुपया के 4 दाने धर के जो है बेच देते हैं, तो यही है जियामेज एवर्टा, ठीक है। खूब अच्छा व्यापार चल रहा है इसका, बहुत अच्छा व्यापार चल रहा है। फ्लेंट कार्न देखिए, है ना, इंडुराटा, और पाप कार्न देखिए, तो ये सब कार्न है। स्वीट कार्न, सकराटा, स्वीट कार्न देखिए थैली में 10 रुपया दे देते हैं, थोड़ी सी मक्का, आधे भुट्टे की मक्का के दाने हैं वो जो थैली में दे देते हैं, और लोग उसकी सब्जी बनाते हैं, खूब चाव से खाते हैं। तो ये सब टेक्निक्स है, ठीक है। सब्जी वाली, हरी सब्जी वाली, लोग सब्जी में भी मक्का की खेती करते हैं, क्यों? क्योंकि सकराटा है ना हमारे पास, है ना, सब्जी में भी मक्का अब आ गई है कि सकराटा जो है वो सब्जी वाली मक्का हो गई। चलिए आगे देखेंगे। अगला है हमारे पास विद्यार्थियों मक्का के हानिकारक कीट। अब देखिए हानिकारक कीट तो खैर हानिकारक हो गई होगा, फसल में लगेगा। तो स्टेम बोरर, ये तो बहुत खराब आदमी है, ये बिल्कुल नेसना नेबूद कर देता है मक्का को। ये इतना बेकार है कि मक्का आपकी जैसे 15-20 दिन की हुई और इसने ऊधम मचाना शुरू कर देता है, सूड़ी टाइप का होता है, हरा सा।
ये नीचे से मक्का में ऊपर से या नीचे से घुस जाता है, उसकी जो सेंट्रल सूट है मक्का की उसको काटता है और वहीं पे गोबर सा बना देता है अंदर, और इसमें डेड हार्ट बन जाता है, बेचारे पौधे की जिंदगी खत्म कर देता है और इतनी तेजी से वृद्धि करता है कि आपकी अगर हर स्टेज पे लगता है। इसकी और एक खतरनाक बात यह है कि हर स्टेज पे लगता है और इतना दवाई के प्रति रेसिस्टेंस होता है कि तुरंत जो है खड़ा हो जाता है फिर, और खड़ा का मतलब कि तुरंत जो है 10-15 दिन अगर आपने छिड़काव न किया फिर ये आ जाता है मक्का में, और ये आप समझ लीजिए टेसलिंग की स्टेज तक मक्का को ये डैमेज करता है। टेसल से निकल रहा है, पता चला उसने सारे टेसल से खत्म कर दिए, इतना खतरनाक कीट होता है ये। तो डेड हार्ट बना देता है, यानी कि बिल्कुल हार्ट को जो है डेड कर देता है, सेंट्रल सूट सिस्टम ही खा जाता है, इतना खतरनाक है। तो इसके लिए हम कार्बापुरान दवा का प्रयोग करते हैं 3G, ग्रेनुलर फॉर्म में ये दवा आती है 3G। अब दवाएं तो इसके लिए देखिए बहुत सारी समय आ रही है ना। 3G एट द रेट ऑफ 25 kg नहीं 2.5 kg होगा, यहाँ पर 2.5 kg प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव करते हैं कार्बापुरान का, ठीक है। डेड हार्ट बना देता है और 2.5 kg प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव करते हैं। अब देखिए बेंजाइल भी इसके लिए मिला, देखिए इसके लिए अब तो दवाइयों में बहुत समस्या ये होगी कि 2-3 तरीके की दवाएं जब मिला के डाली जाती हैं, क्लोपाइरिफास है ना, बेंजाइल है, और 2-3 तरीके कंसंट्रेशन इसमें मिला के डालेंगे तभी ये कंट्रोल आता है। लेकिन आपकी किताबों में जो लिखा हुआ है कार्बापुरान से प्रैक्टिकल कुछ और होता है, किताब कुछ और कहती है, तो ये थोड़ा बहुत जो है अंतर होता है फील्ड कंडीशन में, लेकिन जो किताब कहेगी वही हम मानेंगे। अब किसी के खेत में अगर हम ऊसर में खड़े हो जाए जाके और किताब में लिखा है कि गेहूं की औसत बीज दर जो है 100 किलोग्राम है, अगर उसके खेत में हम खड़े हो गए जाके और उसने 200 किलोग्राम डाल दिया, वो कह रहा जमेगा नहीं आधा में, या उसके यहाँ इतने पक्षी हैं जो आधा दाना जो है गेहूं का चुन लेंगे, तो हम क्या वहाँ फेल थोड़ा कर देंगे कि 100 किलोग्राम ही डालो, तो डालना तो उसे 200 किलोग्राम ही पड़ेगा। लेकिन फिर भी लिखित की बात और वैसी प्रैक्टिकली थोड़ा अंतर हो जाता है। चलिए अगला अगर हम देखते हैं, अगला इंसेक्ट जो मक्का का है, तो ये देखिए इसका नाम है चिलोपाटिलस। अगला आता है पिंक बोरर, ठीक है। चिलोपाटिलस देखिए इसका वैज्ञानिक नाम था पिंक बोरर। अब देखिए पिंक है, पिंक बोरर है। अब ये भी क्या करता है, ये भी छेद कर देता है, डेड हार्ट बना देता है, यह भी मक्का में डेड हार्ट का निर्माण करता है। देखिए ज्यादातर मक्के में जो कीट होते हैं वो डेड हार्ट का ही निर्माण करते हैं, ठीक है। अब ये क्या करेगा, इसके अतिरिक्त मक्का में तने की सफेद मक्खी, लीफ रोलर और बालदार सुड़ी इत्यादि कीट लगते हैं, है ना। सफेद मक्खी व्हाइट फ्लाई भी मक्का में लगती है, लीफ रोलर भी लगती है, लीफ रोलर है ये, और इसके साथ बालदार सुड़ी यानी कि हैरी कैटरपिलर इसको कहते हैं, हैरी कैटरपिलर, है ना। आपने देखा होगा लिखा होगा कि बिहार हैरी कैटरपिलर, तो हैरी कैटरपिलर, व्हाइट फ्लाई और लीफ रोलर, ये सारे के सारे इंसेक्ट, पिंक बोरर, ये सब मक्का में ही लगते हैं। अब मक्का के प्रमुख रोगों में अगर हम बात करें तो विद्यार्थियों आता है आपका व्हाइट बट यानी कि सफेद कली का रोग। यह रोग जिंक की कमी से लगता है या होता है, ठीक है। तो किसकी कमी से होता है, व्हाइट बट, जिंक। बहुत ज्यादा पूछा जाता है व्हाइट बट, है ना। जब बड होती है उन पर स्टिक बन जाती है, पत्तियां बन जाती हैं व्हाइट कलर की, तो वही व्हाइट बट हो गया, ठीक है। चलिए तो ये पिंक बोरर, अगर मक्का में देखिए रोग में इतना ज्यादा इंसेक्ट और पेस्ट ज्यादा नहीं, केवल आपको चिलोपाटिलस ही याद रखना है। चिलोपाटिलस ज्यादा लगता है और उसी को स्टेम बोरर कहते हैं, यही एक खतरनाक कीड़ा है मक्का का। इसके बाद पिंक बोरर भी लगता है, व्हाइट फ्लाई भी लगती है, हैरी कैटरपिलर भी लगता है और जो है लीफ रोलर भी लगता है, ठीक है। इसके बाद रोगों की बात में हमने आपको बताया था कि व्हाइट बड होता है। कौन सा होता है, व्हाइट बड। व्हाइट बड का मतलब होता है जिंक की डिफिशियंसी, और ये जो बर्ड्स होती हैं, जो बड होती हैं उनके ऊपर जो है ये व्हाइट स्टिक्स डाल देता है, सफेद जो है धारियां होती हैं उनके ऊपर, तो उसी के कारण जो है व्हाइट बड हो जाता है। चलिए अब अगली बात अगर हम देखें विद्यार्थियों मक्का में, तो अगले अगर रोग के विषय में हम देखें तो यहाँ पर आ रहा है आपका डाउनी मिल्ड्यू, है ना। डाउनी मिल्ड्यू बहुत खतरनाक रोग है, और चारकोल राट, ये 2 रोग और हैं इसके। तो डाउनी मिल्ड्यू की अगर हम बात करें तो डाउनी मिल्ड्यू यानी कि डाउनी सतह पर जो मिल्ड्यू लाइक अपीयरेंस होता है, एक होता है पाउडी मिल्ड्यू और एक होता है डाउनी मिल्ड्यू। तो डाउनी मिल्ड्यू होता है पर्नोस्पोरेल्स के कारण होता है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है पर्नोस्क्लोरोस्पोरा और सोरघाई, पर्नोस्क्लोरोस्पोरा सोरघाई के कारण जो होता है डाउनी मिल्ड्यू, और माइक्रोकोमिना फैसियोलाइना के कारण होता है, फैसियोलाइना के कारण होता है आपका चारकोल राट, ठीक है। तो ये और 2 रोग है इसमें, व्हाइट बड है, पाउडी मिल्ड्यू है और चारकोल राट है। तो ये मक्का के बहुत डेंजरस डिजीज है। अब देखिए ये कवक जनित रोग है, तो हम कवक में को जब प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हर चीज के लिए, हर इंसेक्ट पेस्ट के लिए आप दवा न पूछिए, क्योंकि दवाएं कॉमन है बहुत सारी, है ना। और वो अगर फंगस है, आप एक तरीके से डॉक्टर की तरह बनिए कि फंगस है तो मैनकोजेब काम कर जाएगी, जिनेब काम कर जाएगी, M45 काम कर जाएगी, Z78 काम कर जाएगी, तो फंगीसाइड है, लेकिन थोड़ा बहुत समय अंतर होता है। तो उसके विषय में हम जब आपको पैथोलॉजी में एक स्पेशलाइजेशन लेक्चर लेंगे, एंटमो का, एक पैथो का, कीट शास्त्र का और पादप रोग विज्ञान का, तो उसके विषय में हम आपको क्लासिफाई करके बता देंगे कि किस तरीके का कौन इंसेक्टिसाइड है, कौन जो है फंगीसाइड है और कौन जो है अकेरीसाइड है ना। बहुत सारे साइड्स होते हैं जो जिसको मार दे वही साइड हो गया। जैसे सुसाइड, खुद को आदमी मार लेता है तो क्या हो जाता है, सुसाइड। अगर बैक्टीरिया को मार दिया तो बैक्टीरियासाइड, फंगस को मार दिया तो फंजीसाइड, है ना, जिसको मार दो वही साइड। तो ये हो गया आपका जो है डाउनी मिल्ड्यू, और ये हो गया चारकोल राट, मैक्रोकोमिना फैसियोलाइना। अगर उपज की हम बात करते हैं तो हमने आपको पहले बताया था कि जो संकर मक्का की उपज होती है हाइब्रिड मैच की, वो बहुत ज्यादा होती है, 50 से 60 कुंटल। अगर हम संकुल या देसी की बात करें, अगर हम संकुल की बात करें तो इतनी, अगर हम देसी की बात करें, यहीं पर अगर देसी मक्का की बात करें तो देसी मक्का विद्यार्थियों बहुत कम होती है, 10 से 12 कुंटल होती है। देखिए होती बहुत कम है, लेकिन इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। ये एक अंतर है इसमें कि क्वालिटी जो है इसकी अच्छी होती है देसी मक्का की, यानी कि क्वालिटी प्रोटीन मैच है, क्वालिटी अच्छी होती है। संकुल जो होती है 45 से 50 कुंटल और संकर जो होती है 50 से 60 कुंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपकी मक्का का जो है उत्पादन हो जाता है। तो चलिए अब हम विद्यार्थियों देखते हैं
आज का हमारा जो है लेक्चर मैच का जो था पूरा का पूरा लेक्चर आपको समाप्त कर दिया हमने, है ना। अब नेक्स्ट क्लास में हमारी जो है अगली फसल जो होगी वो होगी गन्ना। तो आप लोग पढ़ के भी आइएगा और उसको हम जो है गन्ना को अगली क्लास में आपको डिस्कस करेंगे पूर्ण तरीके से। आज हमने आपको मैच डिस्कस किया, है ना। किसी को अगर कोई प्रश्न पूछना हो तो आप जो है कमेंट के माध्यम से मैच का प्रश्न पूछ सकते हैं। मैच हुई ट्राइस कुछ भी जो भी पढ़ा दिया है ना। आप बिल्कुल इसका पीडीएफ मिल जाएगा। इससे बाहर प्रश्न आने की कोई चांस नहीं, कोई संभावना नहीं। इतने में से ही आपका प्रश्न यूपी कैडेट में पूछ लिया जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए विद्यार्थियों बहुत बहुत धन्यवाद। फिर कल मिलेंगे, है ना, इसी टाइम पर। और फिर आपको जो है कल एक नई फसल गन्ना के विषय में आपको बताएंगे। अब इसे बोला क्या ये तो बहुत बड़ा है। देखिए विद्यार्थियों, C3, C4 और कैम प्लांट जो है ट्रांसलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म होता है। कैम प्लांट का मतलब होता है ट्रांसलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म, कैम प्लांट होते हैं। और C3 और C4 प्लांट सोनू यादव ने पूछा है हमसे। अब क्लास होगी वो बायो की क्लास होगी आपकी, है ना। देखिए सोनू, आपने जो प्रश्न पूछा है सर, नाइस क्लास, ठीक है। आपने जो प्रश्न पूछा है सोनू यादव C3, C4 और कैम प्लांट, ठीक है। C3, C4 और कैम प्लांट। देखिए इन प्लांट्स का अगर हम क्लासिफिकेशन करें तो बॉटनी के हिसाब से बहुत बड़ा क्लासिफिकेशन है। इसकी पूरी की पूरी एक क्लास होनी चाहिए, तब आपको C3, C4 और कैम प्लांट का मतलब जो है समझ में आएगा। लेकिन हम एक आपको ऐसे मोटा मोटा आइडिया ये बता दे रहे हैं कि C3 पौधे, C4 पौधे और कैम प्लांट्स में सामान्य सा अंतर क्या होता है। देखिए इनकी फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी सबकी अलग होती है, सभी की वाटर रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है ना। कोई जो है कम पानी ग्रहण करता है, कोई ज्यादा पानी ग्रहण करता है, कोई जीरोफाइट्स के रूप में काम करता है। जीरोफाइट्स का मतलब बिल्कुल जो है सूखे क्षेत्र में भी रह सकता है। और इनके जो बनने वाले प्रोडक्ट्स होते हैं, है ना, जो फोटोसिंथेसिस के द्वारा ये प्रोडक्ट्स बनाते हैं वो भी अलग अलग तरीके के विद्यार्थियों होते हैं। तो इसलिए सारे प्रोडक्ट्स बताने पड़ेंगे आपको, है ना। नेक्स्ट क्लास में नहीं होगा तो हम गन्ने के साथ, क्योंकि गन्ना भी C4 में आता है ना, तो गन्ने के साथ इन सभी C3, C4 और कैम, क्योंकि अभी हमने दो क्रॉप्स आपको C3 की बताई थी, गेहूं और मक्का। पहली बात पत्तियां पतली, पत्तियां चौड़ी, इस प्रकार से आपको बहुत डिफरेंस करना पड़ेगा। तो वाटर रिक्वायरमेंट कम, वाटर रिक्वायरमेंट अधिक। देखिए गन्ने की भी अधिक, है ना। C3 की इतनी नहीं है वाटर रिक्वायरमेंट जितनी की C4 की हो जाती है। कैम में कुछ जीरोफाइट्स भी आ जाते हैं, है ना। और इनका जो फोटोसिंथेसिस के बाद प्रोडक्ट बनता है, यानी कि जो भोजन बनता है वो भी अलग टाइप का बनता है ना। किसी में किसी तरीके का एसिड बनता है, किसी में कुछ एसिड बनता है, किसी में कुछ एसिड बनता है। तो इस तरीके से जो है आपको उसमें कल वाली क्लास में हम आपको बता देंगे। अच्छा एग्जाम्पल में तो क्या, एग्जाम्पल हम आपको रोज ही बताते हैं। धान मक्का हो गया, एग्जाम्पल बता दीजिए। मैज हो गया, C4 हो गया, गन्ना C4 हो गया। कैम में अगर हम देखें तो जीरोफाइट्स हो गए, नागफनी वगैरह हो गया। तो यही एग्जाम्पल है इसके, ठीक है। और बाद बाकी हम जो है कल के लेक्चर में उसमें टाइम लगेगा कम से कम आधा घंटे का या 1 घंटे का, तब आपको जो है कैम, C3 और C4 तीनों प्लांटों में अंतर जो है क्लियर हो पाएगा। मक्का में किले नहीं निकलते हैं क्यों सर? अरे बेटा अब ये क्यों का जवाब, मक्के में किले नहीं निकलते हैं तो हम इसका क्या करें। अब तुम कहोगे कि गेहूं में बाली क्यों निकलती है ना, भुट्टा क्यों नहीं निकलता है, तो इसका तो जवाब अब हम नहीं दे सकते हैं। किले क्यों नहीं निकलते हैं, है ना, क्योंकि उसमें उसका हैबिटेट ही ऐसा नहीं है ना। हैबिटेट की बात होती है कि इसके हैबिटेट में कल्ला ही नहीं, मक्का में नहीं है, सोरघम में नहीं है, बाजरा में नहीं है ना। तो इसमें कल्ला का हैबिटेट ही नहीं है, तो कैसे निकलेगा। इसके जर्म प्लाज्म में ही किले निकलना नहीं है, कैसे निकलेगा बताइए। हाँ ये बात सही है, फर्स्ट हाइब्रिड गंगावन है। मक्का में प्रोटीन बेटा बताई तो थी हमने आपको, मक्का में प्रोटीन 11.6% के करीब होती है। म्यूटेशन क्या मतलब करवा दो, म्यूटेशन तुम्हारे सिलेबस में नहीं है बेटा, म्यूटेशन कैसे करवा दे। क्यों भाई, इंजीनियरिंग जब पढ़ाएंगे तभी तो उसके नोट्स मिलेंगे। क्यों भाई, नोट्स के लिए क्या हम चलो नोट्स दे देते हैं तुम्हें पढ़ लोगे, पढ़ लेना तो कोई बात ही नहीं, हम नोट्स दे देंगे, हैं, समझ जाना। चलिए ठीक है।
चलिए भाई, सभी लोगों को गुड इवनिंग है। जल्दी से चलाई आ जाए, क्लास को चालू किया जाए, ठीक है बच्चों। आज हमने कल आपको बताया था और हमने ये भी आपको बता दें कौन सा टॉपिक आज स्टार्ट करेंगे हम लोग। हमने यहाँ पे लिखा भी आपके सामने सजीव जगत या उसे बोलेंगे लिविंग गॉड, इसके बारे में हम लोग स्टार्ट करेंगे और इसके बारे में देखेंगे भाई कौन कौन से क्वेश्चन किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन और किस तरीके से है, ठीक है। हमेशा जो भी चीज़ें बताई जाएंगी उसको आप नोट करते चलिए, जो चीज़ आपको लगे, और आप केवल क्वेश्चन प्लस आंसर ही नोट किया करिए, सारे ऑप्शन मत नोट किया करिए, केवल क्वेश्चन और आंसर बस। बाकी जो चीज़ें मैं एक्सप्लेन करता हूँ उसको आप क्वेश्चन नंबर डाल करके वहाँ पे जो ऑप्शन है उसके जो नाम मैं बताता हूँ उसके सामने आपको एक्सप्लेनेशन लिखा करिए, ठीक है भाई। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते जरा क्या है। चलो भाई एक बच्चों क्या है इसका पहला क्वेश्चन, यहाँ पर भाई, ठीक है। यहाँ लिखा है, यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिखा है आपके सामने कि अगर लिखा है अपने शरीर के ताप को बढ़ाने के लिए जो जंतु मेटाबॉलिज्म की अपेक्षा वातावरणीय ताप पर निर्भर करते हैं उन्हें कहा जाता है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि पूरे वातावरण में दो टाइप के एनिमल होते हैं। ऐसे एनिमल होते हैं जिसकी बॉडी का टेम्परेचर, जैसे मान लीजिए हम लोग हैं, कोई ह्यूमन बीइंग है या कोई एनिमल है, मान लीजिए जो बाहर का जो वातावरण का टेम्परेचर है अगर वो बदल रहा है और उसी के साथ साथ हम अपनी बॉडी का भी टेम्परेचर बदल लें तो ठीक है। लेकिन एक ऐसा एनिमल भी होता है जो वातावरण के टेम्परेचर के बदलने के साथ साथ जो अपने शरीर का टेम्परेचर ना बदल पाए। दो कंडीशन है भाई, दो चीजें, ठीक है। यहाँ पे लिखा बच्चों अपने शरीर के ताप को बढ़ाने के लिए जो जंतु मेटाबॉलिज्म की अपेक्षा वातावरणीय ताप पर निर्भर होते हैं उसे क्या बोलते हैं? बच्चों याद कर लें, एक नाम होता है पायोकिलोथर्म और एक होता है होम्योथर्म। दो नाम आपको याद करके चलना है। फिलहाल यहाँ पे ऐसा लिखा है, जैसे मैं एग्जाम्पल बताऊँ यहाँ पे फ्रॉग के बारे में। फ्रॉग भैया क्या बोलते हैं? मेढक बोलते हैं फ्रॉग, ठीक है भाई। मेढक के साथ ये कंडीशन है, इसके साथ दो कंडीशन है। कंडीशन ये है, जैसे मान लीजिए सपोज हमने बोला कि मेढक की बॉडी का टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस है और वातावरण का टेम्परेचर अचानक 40 डिग्री सेल्सियस हो गया, अचानक 40 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो तुरंत फ्रॉग क्या करेगा? मेढक अपनी बॉडी का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस कर लेगा, मतलब बढ़ा लेगा, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा लेगा, तापमान बढ़ा लेगा, क्योंकि वह बिल्कुल इक्विवेलेंट कैसे हो गया भैया? वातावरण के, मतलब उसके शरीर का तापमान बाहर वाले वातावरण के तापमान के बराबर हो गया। तो ऐसे में क्या कर रहा है? बिल्कुल अपनी बॉडी का टेम्परेचर वो चेंज कर पा रहा है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? अपने शरीर का टेम्परेचर चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है बिल्कुल फिक्स है, 37 डिग्री सेल्सियस, वो बिल्कुल फिक्स है, वो ना तो बढ़ेगा ना तो घटेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए बाहर का टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस हो जाए, तो ऐसा नहीं कर सकते हम लोग कि अपनी बॉडी का भी टेम्परेचर हम 50 डिग्री सेल्सियस कर लेंगे, नहीं। वो 37 डिग्री सेल्सियस है तो 37 डिग्री सेल्सियस ही होगा। लेकिन जो फ्रॉग होगा, अगर मान लीजिए उसकी बॉडी का टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस है और बाहर का टेम्परेचर अगर 50 डिग्री सेल्सियस हो गया तो तुरंत अपनी बॉडी का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस कर लेगा। तो वहाँ पे ये क्वेश्चन वही दिया है, वहाँ पे ये क्वेश्चन दिया है, बच्चों से क्या बोल देंगे? पायोकिलोथर्म बोल देते हैं, ठीक है। पायोकिलोथर्म यहाँ पे बोल दिया जाता है। और इसी पायोकिलोथर्म को भैया हम लोग क्या बोलते हैं? ठंडे शीत वाले, हम इसको बोलते हैं कोल्ड ब्लडेड। इसी को और क्या नाम बोलेंगे बच्चों? इसी को बोलते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल। कोल्ड ब्लडेड एनिमल, ये नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो पायोकिलोथर्म को चलो क्या बोलेंगे? कोल्ड ब्लडेड एनिमल बोलेंगे। ये नाम बहुत अच्छे तरीके से याद करिए। मतलब पायोकिलोथर्म या कोल्ड ब्लडेड एनिमल हम ऐसे एनिमल को बोलेंगे जो अपने शरीर का तापमान वातावरण के तापमान के साथ हमेशा बदलता है। वातावरण का तापमान बदला तो अपने शरीर का तापमान उसने बदल लिया। लेकिन एक ऐसा एनिमल जो वातावरण के तापमान के साथ साथ अपने शरीर का तापमान कभी बदले ना, जैसे हम लोग, ह्यूमन बॉडी ऐसी है, 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, बाहर का टेम्परेचर 50 है तो कभी भी 50 तक नहीं जाएगा, वो 37 है तो 37 ही रहेगा। ऐसे एनिमल को जो वातावरण के साथ साथ अपने बॉडी का टेम्परेचर बदल नहीं सकते हैं उसे वार्म ब्लडेड बोलते हैं, वार्म ब्लडेड, या उसे बोलते हैं होम्योथर्म, ठीक भाई। यहाँ पे देखो एक नाम लिखा है भैया होम्योथर्म, इसी होम्योथर्म को भैया क्या बोलते हैं? वार्म ब्लडेड, ठीक है भाई। तो वार्म ब्लडेड एनिमल बोले या होम्योथर्म बोले या दूसरे को पायोकिलोथर्म या कोल्ड ब्लडेड एनिमल बोले, ठीक है। दूसरी बात एक नाम और याद करना है कि अगर शरीर का टेम्परेचर या बॉडी का टेम्परेचर वातावरणीय टेम्परेचर के साथ बदल नहीं रहा है उसको एक टर्म बोलते हैं होमियोस्टैसिस। होमियोस्टैसिस, समस्थैतिकता, उसे हिंदी बोलते हैं समस्थैतिकता, मतलब समस्थैतिकता, मतलब पूरी बॉडी का टेम्परेचर बिल्कुल स्थिर रहे, बराबर रहे, चेंज ना हो, उसे बोलते हैं समस्थैतिकता या उसे बोलेंगे होमियोस्टैसिस। और इस शब्द को सबसे पहली बार बताने वाले जो वैज्ञानिक थे उनका नाम था वॉल्टर बी कैनन। ये नाम आप याद कर लीजिए कि समस्थैतिकता या होमियोस्टैसिस को बताने वाले जो वैज्ञानिक थे उनका नाम था वॉल्टर बी कैनन, CANON। तो इसको बताने वाले वैज्ञानिक वॉल्टर बी कैनन थे, ठीक भाई। उम्मीद है यहाँ से सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो बच्चों आंसर है वो पायोकिलोथर्म है या उसी का दूसरा नाम होगा भैया कोल्ड ब्लडेड एनिमल। इट्स ओके, इतनी बात समझ आती है बच्चों को? चले आगे भाई, चलिए नेक्स्ट चलते बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरा बच्चों यहाँ पे लिखा है, देखा जंतु विज्ञान की शाखा जिसके अंतर्गत मछलियों का अध्ययन किया जाता है, यहाँ पे लिखा है ब्रांच ऑफ जूलॉजी डीलिंग विद द स्टडी ऑफ फिशेस। ये क्वेश्चन काफी सिंपल है, आसान है कि जंतु विज्ञान की शाखा जिसके अंदर हम फिश या मछलियों का अध्ययन करते हैं। बच्चों आपको पता है इसे भाई क्या बोलेंगे? इसी को हम लोग बच्चों बोलते हैं इक्थियोलॉजी। क्या बोलेंगे बच्चों? इसे बोलते हैं इक्थियोलॉजी। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आपके सामने लिखा है यहाँ पे इक्थियोलॉजी बोला जाता है, इक्थियोलॉजी बोला जाता है भाई, ठीक है। तो मछलियों के अध्ययन को बच्चों क्या बोल देंगे? इक्थियोलॉजी बोल देते हैं, ठीक भाई। आंसर तो इसका हो गया क्या? सेकंड वाला आंसर सही हो गया। और थोड़ा सा यहाँ पे और देख लें, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ऑर्निथोलॉजी लिखा है बच्चों, तो ऑर्निथोलॉजी किसका इस पर स्टडी हो जाएगी बच्चों? ये बर्ड की स्टडी हो जाएगी, पक्षियों की। पक्षियों के अध्ययन को क्या बोलेंगे भाई? ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक नाम लिखा है हर्बिटोलॉजी। हर्बिटोलॉजी, हर्बिटोलॉजी में हम लोग दो चीज जानते हैं, एम्फीबिया और रेप्टाइल, मतलब उभयचर और सरीसृप। उभयचर तथा सरीसृप, मतलब एम्फीबिया और रेप्टाइल,
एम्फीबिया और रेप्टाइल दोनों के बारे में हम जानते हैं, वो हर्पिटोलॉजी के अंतर्गत आता है। ठीक है, स्पेशली अगर हम बोले तो स्पेशली तो बोला जाता है रेप्टाइल्स के अंतर्गत, सरीसृप के अंतर्गत, लेकिन हम यहाँ पर ठीक है रेप्टाइल्स के अंतर्गत बोला जाता है। लेकिन अगर ऑप्शन में कभी दोनों आ जाए तो आप दोनों आंसर लगा सकते हैं, उभयचर और सरीसृप दोनों। ठीक है, एक चीज और यहाँ पे थोड़ा समझ लें, जैसे आप लिखा हर्पिटोलॉजी तो इसी से काम मिलता जुलता हो रहा है हिपैटोलॉजी। जैसे कभी आपने नाम सुना होगा हिपैटोलॉजी, ये भी थोड़ा सा देख लें, हिपैटोलॉजी। जैसे यहाँ पे हर्पिटोलॉजी और हिपैटोलॉजी ऐसा लगता है बिल्कुल वर्ड दोनों सेम है, बट अंतर है, यहाँ लिखा हर्पिटोलॉजी, ये लिखा हिपैटोलॉजी। तो इसको हम बोलते हैं बच्चों लीवर, या हम इसी को क्या बोलते हैं भाई यकृत। लीवर को हिंदी में बोलते हैं यकृत, या हम इसी को जिगर बोल देते हैं। ठीक है, हिपैटोलॉजी किसको बोलेंगे, लीवर या यकृत के अध्ययन को। तो यहाँ पे हिपैटोलॉजी अलग है, हर्पिटोलॉजी अलग है, ये सारे से। अच्छा, मैमोलॉजी क्या होगा, मैमरी ग्लैंड्स, जो मैमरी ग्लैंड्स फीमेल्स के बॉडी के अंदर पाई जाती है उसके बारे में अगर स्टडी करेंगे तो मैमोलॉजी हो जाता है। ठीक है, मैमल्स के बारे में, मैमल्स के बारे में। ठीक है, ये सारी चीजें आप नोट कर लीजिए। ठीक है भाई, इतनी बात समझ आती है बच्चों को। चले आगे, आप एक ऑप्शन मेरे को लिख करके आगे आप उसको लर्न कर लीजिए, याद कर लीजिए। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आप पहले ऐसे ऑप्शन को ढूंढिए। अगर आपको आता है तो अच्छी बात है। जिन बच्चों को जिससे मान लीजिए क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो अगर आपको आइडिया थोड़ा बहुत है किसी भी आंसर के बारे में, तो पहले आप उस आंसर को क्लैरिफाई करिए कि कौन सा आंसर नहीं हो सकता है। अगर आप मान लीजिए आपको दो चीजें आ रही हैं तो आपको दो चीजें में क्लियर करना होगा, तो ऐसा आप कर सकते हैं। जिन बच्चों को नहीं आ रहा है, मान लीजिए जिसको आता है वो तुरंत आंसर लगा लेगा, जिसको नहीं आता है वो पहले ये क्लियर करें उसको कौन कौन सा ऑप्शन आ रहा है, इसके बारे में किसको बोलते हैं। तो ऐसे आप दो तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं बिल्कुल आराम से। ठीक भाई, ठीक है। और ये भी आप जाने जो एग्जाम होता है बच्चों उसमें दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जो लगभग 60% क्वेश्चन होता है वो सभी बच्चों को आता है। 60% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सारे बच्चों को आते हैं, जो कभी नहीं पढ़ा है, जो हमेशा पढ़ा है उसको भी आता है। जो 20% क्वेश्चन होता है जो कभी नहीं पढ़ा है उसको नहीं आएगा, जो थोड़ा बहुत पढ़े उनको आएगा। बट जो 20% क्वेश्चन होते हैं केवल उन्हीं को आएगा जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है, और वही क्वेश्चन आपको फाइनली सिलेक्शन दिलवाते हैं। ठीक है, तो आप बिल्कुल ऐसे तरीके से पढ़ के चलिए कि थोड़ा सा बिल्कुल अलग तरीके से, क्योंकि इसमें सारे इंस्टीट्यूट बंद है। बिल्कुल बहुत सारे बच्चे बिल्कुल गाँव में बिल्कुल गाँव का मजा ले रहे हैं, पढ़ाई लिखाई तो कर नहीं रहे हैं। जो बच्चे गाँव में अगर वो सेंसियर है तो जाहिर सी बात है हमारे इंस्टीट्यूट से जुड़ करके उनको बहुत ज़्यादा लाभ मिल भी रहा है। और आगे जैसे यूपी कैटेगरी एग्जाम होगा, जाहिर सी बात है आपको रिजल्ट अपने आप ही दिख जाएगा। तो आप अपने आप को इतना बढ़िया सिक्योर कर लीजिए कि ताकि एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो आपको। बिल्कुल सिक्योर रहिए, पढ़ाई करते रहिए अच्छे तरीके से, घर पे बैठिए, बिल्कुल स्वस्थ रहिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, क्योंकि ज़्यादा टाइम आपके पास आजकल पढ़ने का ही है। जितना ज़्यादा टाइम आप पढ़ लेंगे उतना बढ़िया आपका करियर बन जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। तीसरे नंबर पे अगला जो यहाँ पे लिखा है एक जीव के बाहरी रूप, आकार, रंग, संरचना तथा विभिन्न भावों की संबंधित स्थिति के अध्ययन से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है। अब यहाँ पे सिंपल सी बात है, यहाँ पे इसमें बोला है कि अगर हम बाहर से मान लीजिए कोई ह्यूमन बॉडी है, कोई ह्यूमन बॉडी वो बाहर से देखने से पता चल जाए, गोरा है, काला है, सुंदर है, कैसा है, जैसा भी है, कोई प्लांट हो, कोई एनिमल जो भी हो, आप बाहर से देख करके उसके बारे में बता देंगे कैसा है। तो उसके बारे में जो स्टडी करते हैं बच्चों से क्या बोलते हैं, मार्फोलॉजी बोलते हैं, उसे बोलते हैं बाहर आकार की। सिंपल सी बात है, जो चीज हमें बाहर से देखने से मिल जाए, यहाँ पे पहला ही वर्ड लिखा है बाहरी रूप, कोई भी चीज जो बाहर से देखने को मिल जाए उसे भाई क्या बोलेंगे, उसको बोल देते हैं मार्फोलॉजी, या उसे बोल देते हैं क्या, आकार की। यानी क्या है चौथा वाला ऑप्शन, ठीक भाई, फोर्थ वाला ऑप्शन आकार की। अच्छा, हम बोलते हैं मान लीजिए कोई चीज ऐसा स्ट्रक्चर जो हमें बाहर से देखने को पता नहीं चलता है, कोई ऐसा स्ट्रक्चर जो हमें बाहर से देखने को पता नहीं चलता, उसे क्या बोलते हैं, एनाटॉमी। ये दूसरा पॉइंट आप ये हो सकता है, जो एनाटॉमी होता है, जो एनाटॉमी होता है भैया क्या होता है, ये बच्चों होता है स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर, स्टडी ऑफ इंटरनल आंतरिक संरचना का अध्ययन, इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा आपका आंतरिक संरचना का अध्ययन के बारे में हम लोग क्या बोलेंगे, एनाटॉमी बोल देते हैं। ठीक है भाई, एनाटॉमी। चलिए चलिए भाई, सुनो करने के आगे चलते हैं। ये जो क्वेश्चन आपके सामने लिखा है देखने में काफी बड़ा लग रहा है, पर जैसे ही आप क्वेश्चन पढ़ना चालू करेंगे एक ही वर्ड में आपको समझ आ जाएगा, बाहरी रूप, आकार, रंग, संरचना, काम खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो देखने में काफी बड़े होंगे, बट उनका कोई मतलब नहीं होता, उनका सारा आंसर केवल एक लाइन में ही आता है। यहाँ पे लिखा है बाहरी रूप के बारे में, जैसे बाहरी रूप आपने देखा तो आपके दिमाग में स्ट्राइक करेगा मार्फोलॉजी, बाह्य आकार की। सिंपल सी बात है। ठीक है भाई, चलिए बच्चों आगे। ठीक है भाई, चलो बच्चों आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ लिखा बच्चों, चिकित्सा विज्ञान में तंत्रिका तंत्र की संरचना। अब देखिए भाई क्वेश्चन ये भी आपको दिख रहा है, यहाँ लिख दिया हमने तंत्रिका तंत्र। जैसे ही तंत्रिका तंत्र लिखा आपने उसको गोले में किया, लिखा चिकित्सा विज्ञान में तंत्रिका तंत्र की संरचना तथा उसके विभिन्न अनियमितताओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है। लिखा है इन मेडिकल साइंस द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एज वेल एज वेरियस डिसऑर्डर ऑफ नर्वस सिस्टम। उसे भी क्या बोलते हैं, उसके बारे में क्या बोलेंगे भाई, उसे बच्चों बोल देते हैं न्यूरोलॉजी। क्या बोलेंगे भाई, न्यूरोलॉजी। सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या बोलेंगे भाई, न्यूरोलॉजी। दूसरे यहाँ पे लिखा है गायनिकोलॉजी। गायनिकोलॉजी क्या होता है भाई, यहाँ पे देख लें, यहाँ लिखा है गायनिकोलॉजी। इसका मतलब होता है स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसके बॉडी पार्ट के बारे में अगर हम कोई भी चीज जानते हैं तो उसे भैया क्या बोलेंगे, गायनिकोलॉजी। हमेशा गायनिकोलॉजी क्या होता है भैया, फीमेल रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन होता है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसमें कोई समस्या या कोई डिसऑर्डर है उसके बारे में जो स्टडी करना होता है उसे क्या बोलते हैं, गायनिकोलॉजी। तो गायनिकोलॉजी
जो फीमेल बॉडी के अंदर जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में जो जानते हैं। यहाँ लिखा है कार्डियोलॉजी। तो बच्चों कार्डियोलॉजी किसके बारे में जानते हैं भैया? हार्ट के बारे में। हार्ट के बारे में जो स्टडी करते हैं उसे भाई क्या बोलेंगे? कार्डियोलॉजी। इसके बाद एंडोक्राइनोलॉजी। तो एंडोक्राइन जो होता है वो जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं और नर्वस सिस्टम, इन दोनों का मिक्सर होता है। यहाँ बोलते नहीं, नर्वस सिस्टम नहीं, केवल अंतःस्रावी ग्रंथियों का जो होता है सिस्टम उसे बोलते हैं एंडोक्राइनोलॉजी। ठीक है, तो अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में जो स्टडी करते हैं उसे बोलते हैं एंडोक्राइनोलॉजी। इस क्वेश्चन के हिसाब से आंसर तो पहला होगा। ठीक है भाई, हो गया ना? चलो की बात आपके सामने आती है तो थोड़ा सा आगे चलते हैं भाई। सारे पॉइंट आप नोट कर लीजिए जो हमने बताया। यहाँ पे ये भी बता दिया, तीसरा वाले बता दिया, चौथा बता दिया, सारे बता दिए। ठीक भाई, चलिए आगे चलते थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ पे पहला क्वेश्चन, जीव विज्ञान शब्द किसके द्वारा दिया गया? लिखा टर्म बायोलॉजी किसके द्वारा दिया गया? देखिए यहाँ पे लिखा है टर्म बायोलॉजी किसके द्वारा दिया गया या जीव विज्ञान शब्द किसके द्वारा दिया गया? बताइए इसका आंसर क्या होगा? सभी बच्चे बताएं फटाफट। इसका आंसर क्या होगा? सभी बच्चे जल्दी से बताएं भाई। बताओ सही फटाफट, सभी बच्चे बताएं आंसर क्या होगा? ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ लिखा है कि टर्म बायोलॉजी किसने दिया भैया? तो बच्चों जो टर्म बायोलॉजी था उसको देने वाले थे कौन भैया? उसको देने वाले थे लेमार्क एंड ट्रेविरेनस। लेमार्क एंड ट्रेविरेनस इन दोनों ने मिलकर के टर्म बायोलॉजी के बारे में बताया था। ठीक है, टर्म बायोलॉजी के बारे में किसने बताया भैया? लेमार्क एंड ट्रेविरेनस। लेमार्क और ट्रेविरेनस ने इन दोनों ने मिलकर के शब्द बायोलॉजी के बारे में बताया था। ठीक है, यहाँ पे देखो भाई कुछ नाम और नोट कर लें। जैसे मैं इसके बारे में बता दूँ, फादर ऑफ जूलॉजी का मतलब या फादर ऑफ बायोलॉजी, हम बायोलॉजी बोले या जूलॉजी बोलते हैं। यहाँ पे बायोलॉजी के बारे में भी फादर हम बोले, ठीक है, यहाँ बोलते हैं जूलॉजी के बारे में फादर ऑफ जूलॉजी। ये कौन जाते हैं? अरस्तु। यहाँ पे लिखा है डार्विन। डार्विन ने भी एक नाम दिया था नेचुरल सिलेक्शन, ये भी याद कर लें, नेचुरल सिलेक्शन। ये सारे नाम आपको याद करके चलना है, नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, प्राकृतिक चयनवाद, इसी को बोलते हैं प्राकृतिक चयनवाद। नेचुरल, डार्विन ने सबसे पहली बार बोला था नेचुरल सिलेक्शन के बारे में। प्राकृतिक चयनवाद मतलब किसी भी एनवायरमेंट में अगर आपको रहना है तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा भैया? एग्जिस्ट और सर्वाइव करना पड़ेगा, तभी आपको नेचर सेलेक्ट करेगी। तो सबसे पहली बार नेचुरल सिलेक्शन के बारे में बताने वाले थे भाई कौन? डार्विन। और फादर ऑफ जूलॉजी या बायोलॉजी किसको बोले भाई? अरस्तु को बोलेंगे। और यहाँ पर जो लिखा लीनियस, इन्होंने बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर दिया था, द्विनाम पद्धति, कैरोलस लीनियस, मतलब इन्होंने द्विनाम पद्धति दिया था भाई, द्विनाम पद्धति, कैरोलस लीनियस। द्विनाम पद्धति भैया क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं बच्चों बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर, ये नाम है। जैसे आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं नॉमेनक्लेचर, नामकरण, वैसे ही किसी भी प्लांट या एनिमल या कोई भी चीज हो, सबका नामकरण किया जाता है। सबके नाम रखने के तरीके अलग अलग होते हैं। ठीक है, जैसे लोग बोलते हैं कि पहला नाम कुछ और है, पीछे वाला कुछ और है, तो ऐसे नाम इसमें रखा जाता है। और इस बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर के बारे में सबसे पहली बार जो बताने वाले वैज्ञानिक थे भाई वो कौन थे भाई? कैरोलस लीनियस साहब थे। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में आ सकता है कि द्विनाम पद्धति को बताने वाले कौन थे भाई? कैरोलस लीनियस। और इन्होंने भाई किसमें बताया था? किसी प्लांट में इन्होंने बताया था, किसी प्लांट में, लेकिन ये एप्लीकेबल एनिमल में भी होता है। प्लांट में इन्होंने बताया था मैंगीफेरा इंडिका को लेकर के, आम को लेकर के उन्होंने बताया था मैंगीफेरा इंडिका को। ठीक है, उसी के बारे में बताया था। उन्होंने बताया था किसी भी एक फल, किसी भी एक चीज के दो नाम, जैसे हमने बोला मैंगीफेरा इंडिका, तो मैंगीफेरा बच्चों क्या हो गया? जीनस, वंश, और इंडिका क्या हो गया भैया? स्पीसीज, जाति। तो मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा क्या हो गया भैया? जीनस, और इंडिका क्या हो गया? स्पीसीज। तो दो नाम हो गए, दो नाम, जीनस और स्पीसीज। उसी को भैया क्या बताया था किन्होंने? बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर या द्विनाम पद्धति बताया था। किसने बताया था भैया? कैरोलस लीनियस ने बताया था। देखिए भाई मैंने इसमें सारी चीज बता दी। यहाँ पे फादर ऑफ बायोलॉजी हम यहाँ लिखते भैया, फादर ऑफ बायोलॉजी बोलते हैं, या मैं बोल दूं फादर ऑफ जूलॉजी, तो भैया कौन हो गए? अरस्तु साहब हो गए। डार्विन ने क्या बताया था भैया? उन्होंने नेचुरल सिलेक्शन के बारे में बताया था। प्राकृतिक चयनवाद, इसे हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक चयनवाद। फिलहाल इस क्वेश्चन के हिसाब से आंसर तो मैंने आपको बता दिया, तीसरा वाला सही है लेमार्क और ट्रेविरेनस। चौथा वाला भी आपने बहुत अच्छे से आपको बता दिया। ये सारी चीज बिल्कुल क्लियर कर दी, उसको याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए, तो चलते हैं। ठीक है भाई, ठीक है, चले आगे। चलिए थोड़ा सा यहाँ लिखा है किस वैज्ञानिक ने कई पीढ़ियों तक चूहों की पूंछ को काट कर यह पाया कि यह वंशागत नहीं होता है? यह वंशागत नहीं होता है। यहाँ लिखा है कि द साइंटिस्ट हु कट द टेल ऑफ माउस इन मेनी जनरेशन बट फाउंड दैट इट इज नॉट इनहेरिटेड। यहाँ बोला गया कि लगातार उन्होंने कई जनरेशन तक चूहों की पूंछ काटी, लगातार काटते चले गए। तो ये बात किसने बताई थी? तो ये बात सबसे पहली बार लेमार्क साहब ने बताई थी। किसने बताया भैया? लेमार्क। और इन्होंने एक नाम दिया था, उसको बोलते हैं यूज एंड डिसयूज ऑर्गन। यूज एंड डिसयूज ऑर्गन, ये नाम आप याद कर भैया, यूज एंड डिसयूज ऑर्गन। यूज एंड डिसयूज ऑर्गन मतलब यहाँ पे बोला गया कि आप जिस अंग का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे वो ज्यादा बढ़ेगा, जिसका इस्तेमाल आप नहीं करेंगे वो नहीं बढ़ेगा। जैसे उन्होंने एग्जाम्पल क्या दिया था? सांप के बारे में। उन्होंने बोला पहले के समय में जो सांप हुआ करते थे उनके पास पैर थे, उनके पास चलने के पैर हुआ करते थे, लेकिन उन्होंने पैर चलने का इस्तेमाल उन्होंने नहीं किया, वो लगातार रेंगते रहे। जब वो रेंगते रहे, अच्छा रेंगने का रीजन भी था